Okay students, a warm welcome to all of you of class 9. After all, आप लोग काफ़ी वेट करना पड़ा क्लास 9 के लेक्चर्स के लिए. I hope so. You don't mind. So let's start. Class 9 lecture of lesson first French Revolution, that is history. हम लोग क्लास 9 के लेक्चर पार्ट 1, जो कि पार्ट 1 अभी चलिए कई पार्ट्स में उसको डिवाइड इसको भी करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है. तो पार्ट 1 में हिस्ट्री लेसन में आपका जो पहला लेसन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस पर हम चलते हैं. स्टूडेंट्स, हर देश में हर तरह की क्रांतिकारी हुई है. आपने सुना होगा अमेरिकन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन, जो कि हमारे देश, अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश का रिवोल्ट 1857 यानी 1857 में शुरू हुआ था. दैट इज इन द लेट 19th सेंचुरी. अब आप सोचेंगे कि 1857 19th सेंचुरी कैसे हो, क्योंकि हम लोग जब 0 से 1 काउंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द 0 सेंचुरी. ओके, दैट इज नॉट द फर्स्ट सेंचुरी. जब 1 पूरा हो जाता है उसके बाद ऑनवर्ड्स होते तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग फर्स्ट सेंचुरी में गए हैं. उसी तरह 1857 में जब जो घटना घट रही थी हम लोग उसको क्या कहते हैं, किस सदी का बोल रहे थे कि द इवेंट्स हैपेंस इन द 19th century. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. इवेंट्स ऑफ जुलाई 1789. फ्रांस की क्रांति का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है. इवेंट्स ऑफ जुलाई 1789, दैट इज रिवोल्ट. ये डेट हमारा लेट 18th सेंचुरी का है. 1789 हमारा 18th सेंचुरी कहलाता है. जब 1800 पूरा हो जाएगा देन उसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे 1801 से, तब हम लोग मान के चलेंगे दैट इज 19th सेंचुरी. तो लेट 18th सेंचुरी की बात की है. जो घटना घटी थी, यहीं पे एक कहानी है दैट रीजन ऑफ बैसिल अटैक. बैसिल के जेल किले पर अटैक किया गया था. क्यों? At that time there was confusion was spread in the Paris. एक confusion सब पूरे पेरिस में spread हो गया था. हुआ यूँ था, पेरिस किंग लुइस 16 whose Basil fort was attacked. पेरिस के जो राजा लुइस थे 16, उनके बैसिल फोर्ट को पर अटैक किया गया था. किंग ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मूव इन द सिटी ऑफ पेरिस. राजा ने किसी कारणवश से, अटैक करने के लिए नहीं या अपने लोगों को डराने के लिए नहीं, किसी कारणवश से उन्होंने अपनी सेना को कहा कि पेरिस की सिटी में जाकर के कूच करें, पर हमला करने के लिए नहीं, एक नॉर्मल मार्च करने के लिए. बट वहां पे कंफ्यूजन हो गया लोगों को कि सेना जो भेजी जा रही है वो हम सिटीजन्स पर अटैक करने के लिए. पीपल इन कंफ्यूजन दैट ट्रूप्स कम्स टू अटैक. लोगों को ये कंफ्यूजन होने लगा कि वो जो सेना आ रही है वो हम पे आक्रमण करना चाहती है, हम लोग को अरेस्ट कर लेगी और ब्रुटैलिटी निर्दयता दिखाएगी. दे गैदर इन 7000 इन नंबर्स. वे सभी जो है 7000 की संख्या में, 80 से ज्यादा आर्मी और मर्द जितने भी थे, जितने भी किसान वगैरह बिजनेस जितने भी, वो सब इकट्ठे हुए डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट देम. और उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने आप को सुरक्षित करेंगे. कैसे? वो इकट्ठे हुए, एक सभा बुलाई, वहां पे लोगों ने निर्णय लिया, अलग अलग के समुदाय के लोगों ने, कि वो लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे, सेल्फ डिफेंस करेंगे. और उनको भी कोई कारण नहीं पता चला पता है कि ये ट्रूप्स क्यों आ रही है. बस उनको ये कंफर्म था कि हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मोटिव नहीं था लुइस 16 का. दे अटैक ऑन ऑफिशियल बिल्डिंग्स फॉर कलेक्टिंग एम्युनिशंस. अब उनकी सुरक्षा करनी है, किसी सेना से लड़ना है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? एम्युनिशंस. अगर आप पे कोई अचानक अटैक करे, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि अटैक करने के लिए आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना. सेल्फ डिफेंस करने के लिए आपके आसपास कोई भी चीज होगी, हथियार होंगे, आप उससे सेल्फ डिफेंस करेंगे. उसी तरह लोगों को वहां पे ये चिंता होने लगी कि अटैक जो आर्मी आ रही है, जो कि उनको कंफ्यूजन था कि आर्मी उनको अटैक करने के लिए आ रही है, उनको पकड़ने के लिए आ रही
बिना वजह, जो उनको कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन में सोचे कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। अटैक के लिए तो लोग तैयार हो गए थे, लेकिन उस ट्रूप्स का जो राजा भेज रही है उस पर हम लोग आक्रमण कैसे करें। उसके लिए उनका सबसे पहला था कि सेल्फ डिफेंस करना। सेल्फ डिफेंस का सबसे पहली जरूरत थी उनकी आर्मामेंट्स, एम्युनिशन। क्योंकि उनको पता है कि जो सेना आ रही उनके पास हथियार, गोला बारूद भारी मात्रा में मौजूद होगा। अगर वो लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो हो सकता है वो गन शॉट या फायर कर दें। तो उस चीज से बचने के लिए उन लोगों का पहला टारगेट था, सिटीजन्स को पहला टारगेट दिया कि वो अपने पास एम्युनिशन यानी कि गोला बारूद, गन्स वगैरह इकट्ठा करें। तो उनके लिए एक सिंपल सा टारगेट था कि उस शहर में जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग थे, जैसे कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि नॉर्मली किसी भी ऑफिशियल बिल्डिंग जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गए, इन सब जगहों पे आसानी से या जेल हो गया, सेंट्रल जेल, आसानी से एम्युनिशन मिल जाते हैं। तो उनका पहला टारगेट हो गया था ऑफिशियल बिल्डिंग्स। ऑफिशियल बिल्डिंग्स गए, उन्होंने वहाँ पे तोड़ कुछ किया, वहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उनको जो भी एम्युनिशन मिल सके उससे उन लोगों ने काम करा। फिर दे अटैक बैसिल फोर्ट। फिर वो बैसिल के किले पे धावा बोल दिए, और वहाँ बैसिल का किला क्या था, वो इधर का प्रिजनर जेल था बैसिल का किला। वहाँ पर लोगों ने धावा बोला, वहाँ पे जो कमांडर चीफ थे बैसिल के, जैसे जेलर होते किसी भी जेल में, उसी तरह वहाँ पे जो जेलर थे कमांडर इन चीफ बैसिल के, उन्होंने उनका सामना किया। लेकिन वो हजारों की संख्या में थे, 7,000 के ऊपर की संख्या में, 100 के ग्रुप्स में वो लोग इधर से हमला किए और कमांडर को मार दिया, और उसके जो थोड़े बहुत सिपाही यहाँ पे थे उनको मार दिया। और उस बैसिल फोर्ट से 7 प्रिजनर यानी कि 7 कैदी जो बंदी थे उनको आज़ाद कर दिया। उनको आज़ाद करने का उनका कोई मोटिव नहीं था, बट उनको उन्होंने आज़ाद कर दिया। बैसिल किला उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो सब आज़ाद हो गए। और उन लोगों ने वहाँ पे जितने भी एम्युनिशन से उन सब को इकट्ठा किया और भारी मात्रा में गोला बारूद वहाँ से इकट्ठा किया। They looted guns and ammunition, destroy fort, और किले को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यहाँ तक किले की एक ईंट उठा ले गए और उसको मार्केट में बेचने लगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए 2 चीज हो गई थी। पहली चीज, उन्होंने इतना बड़ा डिस्ट्रॉय किया, अब उसको एज अ सोवेनियर यानी कि अपने एक सिंबल, दिमाग, यादगार के तौर पे रखने के लिए कुछ लोग अपने उन ब्रिक्स को ले गए जिनके पास वहाँ से इकट्ठा की गई मटेरियल, बैसिल फोर्ट से इकट्ठा की गई मटेरियल ज़्यादा थी, उन लोगों ने मार्केट में उसको सेल आउट करना शुरू किया ऊंचे दाम पे, जिससे कि उनको अर्निंग भी हो सके। और उनको पता था कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं है वो लोग इसको खरीदेंगे। सो दे स्टार्ट सेलिंग द ब्रिक्स एज अ सिंबल ऑफ सोवेनियर। ना सेकंड, रिवॉर्ड्स इन पेरिस। पेरिस में दंगे छिड़ गए थे। ये तो हमारा जो रिवॉल्ट हुआ, रीजन बैसिल अटैक का ये था। दूसरा, रिवॉर्ड्स इन पेरिस। पेरिस में दंगे छिड़ गए थे। दंगे कैसे छिड़ गए थे? पीपल टेंस, लोग तनाव में थे जब बैसिल किले पे आक्रमण हो गया और जेल के कैदियों को रिहा कर दिया गया बिना वजह, और क्या कहते हैं कंफ्यूजन में कमांडर चीफ को मार दिए और सेना के खिलाफ एक्शन ले लिए सिटीजन्स। तो सिटीजन्स होते हैं और टेंस हो गए, और टेंस होने का उनके इस टेंस की वजह से जो किंग थे वो बौखला गए, गुस्सा गए, एंगर्ड हो गए। उन्होंने अपनी सेना को और भेजा और कहा कि जितने भी अटैकर्स हैं इनको कंट्रोल करो, जो कि मतलब अटैक कर रहे हैं इधर उधर, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी सेना भेजा। तो उसकी वजह से लोग और ज़्यादा तनाव में आ गए। पीपल टेंस, किंग एंगर्ड, ऑर्डर आर्मी टू कंट्रोल अटैकर्स। अब यहाँ पे जब सेना को भेजा और भारी मात्रा में और आर्मामेंट के साथ किंग ने, और लोग जो वहाँ पे तनाव थे वो और ज़्यादा तनाव होने लगे, तो उसके से एक तरह की सिविल वॉर आपस में सेना और वहाँ के लोगों के बीच में छिड़ गया, एक तरह से वॉर छिड़ गया। वो एक दूसरे पर मतलब कि डिफेंस करने के लिए अटैक करने लगे। उसी दौरान ये पता चला कि इस सब वातावरण में सिविल वॉर्स में ही एक दूसरा रीजन था कि फूड प्राइसेस, लोग तनाव में तो थे कि सेना आई है, लेकिन लोगों को तनाव ये भी था उस समय चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, जो दंगे का दूसरा कारण था। फूड ग्रेन्स बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि राजा के पास ट्रेजरी खत्म थी, उसके पास पैसे नहीं थे लोगों को ठीक से खिलाने के लिए, तो जो चीज़ें उसके पास सोर्सेस में थी उन सारे रिसोर्सेस के दाम बढ़ रहे थे। अब हम लोग जानेंगे कि उसकी ट्रेजरी एम्प्टी कैसे हुई। लुई 16 के पास मतलब कि राजा थे इतने बड़े पेरिस के, लेकिन एक तो उन्होंने सेना भेजा, जिस रीजन से भेजा लोग कंफ्यूजन में क्या कहते हैं सेना
सेना पे आक्रमण कर दिए, बैसिल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए। इन सब तनाव के बीच में वो लोग परेशान थे बढ़ती महंगी चीज़ों का, लेकिन उसी अटैक की वजह से किंग भी गुस्सा आ गया। उन्होंने सेना को और ज़्यादा भेज दिया कि वो लोगों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन सेना को भेजने के लिए भी राजा के पास खजाना होना चाहिए। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि राजा के राजकोष का खजाना पूरी तरह से खत्म था। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि आखिर क्या रीजन था, वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से राजकोष का खजाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, यहाँ पे फ्रांसीसी समाज जो कि 18वीं शताब्दी का था उसमें बता रहे हैं। In 1724 Louis XVI from Bourbon family became king at the age of 20। 20 साल की उम्र में जब लुई 16 की उम्र 20 साल हुई, ये बिलोंग करते थे बार्बन फैमिली जो कि पेरिस की फैमिली है, वहाँ से फ्रांस की फैमिली है, वहाँ से बिलोंग करते थे। In 1774 Louis 16 at the age of get the throne, उनको क्या कहते हैं राजगद्दी मिली, और साथ ही साथ इन्होंने मैरिया एंटोनेट से शादी की जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंस थी। ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री है जो पेरिस जो आपकी फ्रांस के बगल में है। उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी की, मैरिया एंटोनेट। लुइस had son treasury was empty when he got throne। लुइस को पता चला जब उसे राजगद्दी संभाली तो उसे पता चला कि राजकोष का खजाना खाली है। उसे जब अपनी जानकारी जुटाई तो पता चला कि बिकॉज ड्यू टू लॉन्ग वॉर, एक लंबे युद्ध के कारण से, वो युद्ध क्या था, फ्रांस जो था एक लंबे युद्ध के कारण से उसके पास खजाना खत्म हो चुका था। वो युद्ध ये था कि फ्रांस ने अमेरिका के 13 इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशकों में निवेश किए थे। क्यों? क्योंकि उसको कर्ज मुक्त करना था और ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाना था। He had invested large amount of money on America to free America from Britain। मतलब अमेरिका को कर्ज से मुक्त करने के लिए एक तरह से उसने कई गुना ज्यादा पैसा खर्च किया और ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाया। Due to long war, France got destroyed। ठीक है, ये तो आपका रीजन टू मेंटेन वर्सेस पैलेसेस एक्सपेंडिचर रॉयल्टीज। इसी में ही पहला रीजन था, सॉरी आई हैड एक्सप्लेन द अमेरिकन रीजन, द लास्ट वन, वो वाला जो लास्ट रीजन तो पहले बता दिया। जो खजाना खाली हुआ था उसका पहला रीजन ये था कि इन्होंने अपने रॉयल्टीज, जो फ्रांस के राजा थे, उन्होंने अपनी रॉयल्टीज और अपने वर्सेस के पैलेस और आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्चे किए थे ज्यादातर। सेकेंड, फ्रांस हैड शेयर्ड 13 इन्वेस्टमेंट्स इन अमेरिका। फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 इन्वेस्टमेंट्स थे उसमें अपना निवेश किया था और उसको ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाया था। फ्रांस गॉट 14 लिवरेज दैट प्लस 2 लिवरेज अर्लियर। फ्रांस जब अपने सेना को मेंटेन कर रहा था तो उस समय उसको 2 लिवरेज वहां के कंसिस्ट कहा जाता है। 2 लिवरेज का क्या कहते हैं कर्जा तो था। लिवरेज एक तरह से जैसे हम मिलियन ट्रिलियंस करोड़ खरब होते हैं, वहां पे लिवरेज बढ़ जाते हैं कंसिस्ट के उस कैलकुलेशंस में। तो 2 लिवरेज का कर्ज ऑलरेडी फ्रांस में था, बट फ्रांस ने इसके अलावा 14 लिवरेज भी उठा लिए थे। अब आप सोचेंगे कि कोई देश कैसे कर्ज उठा सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं कौन है, टाटा, बिरला, अंबानी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो टाटा, बिरला, अंबानी फॉरवर्ड आएंगे और वो दूसरे कंट्रीज के कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मेलजोल बढ़ा के यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उनको आगे लाएंगे और खुद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो टाटा, बिरला, अंबानी फॉरवर्ड आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खर्च करने के। उसी तरह से फ्रांस ने अपने एक्सपेंडिचर वर्सेस के पैलेस को मेंटेन करने के लिए, अपने रॉयल्टीज को, शान शौकत को मेंटेन करने के लिए खर्च उठाए थे। साथ ही साथ उसने 13 निवेशक जो थे अमेरिका के उसको खर्च में लिए थे, यानी उनको ब्रिटेन की जंग छुड़ाने के उनके कर्ज उनको अपनी तरफ से अदा किया था। फिर
जिस कारण से फ्रांस पे जो पहले का 2 लीवरेज कर्ज था, साथ ही साथ 40 लीवरेज अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो उन्होंने अमेरिका पे इन्वेस्ट किया था 40 लीवरेज का कर्ज आ गया। इन्वेस्टर लेंडर डिमांड 10% ऑफ इंटरेस्ट। अब जब पैसा देने की बारी है, फ्रांस के पास खजाना तो था नहीं, इन्वेस्टर्स से जो फ्रांस के इन्वेस्टर्स थे उन्हीं से पैसा लिया गया था, तो जो लेंडर्स थे मनी लेंडर्स थे उनसे पैसा लिया गया था। तो उन्होंने राजा से जब पैसे की डिमांड की तो राजा ने थोड़ा टाइम जब लिया तो उस कारण से उन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देंगे। वो 10% इंटरेस्ट उन्होंने डिमांड की, फ्रांस एक्सपेंस इंक्रीज। अच्छा, उसके बावजूद भी और पैसे की भी जरूरत पड़ी थी फ्रांस को, तो वो लेते थे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फ्रांस एक्सपेंस इंक्रीज डे बाय डे, और फ्रांस का जो खर्च था दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। टू मेंटेन ऑफ आर्मी इंस्टीट्यूशंस एंड पैलेसेस, सेना के मेंटेनेंस के लिए, पैलेसेस महलों के, राजमहलों के मेंटेनेंस के लिए, इंस्टीट्यूशन संस्थानों के मेंटेनेंस के लिए उनके खर्च बढ़ते चले जाते हैं। दे इम्पोज्ड मोर एंड मोर टैक्स ऑन द प्रोडक्ट, जिस कारणवश उनको ये सारे खर्चों को कवर करने के लिए, क्योंकि मार्केट से भी फ्रांस ने लोन उठाया था और उनको और भी खर्चे कवर करने थे, तो उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे जो प्रोडक्शंस हो रही थी चीज़ों की, जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे, उन्होंने उस पर टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बारी आती है, जब उन्होंने टैक्स इम्पोज किया उससे लोग रिवोल्ट किए, उसका भी एक रीज़न था। कारण फ्रांस सोसाइटी जो है पूरी तरह से फ्यूडल सिस्टम ऑफ सोसाइटी में बेस्ड थी उस समय। दैट इज कॉल्ड बिफोर 1789, यानी ओल्ड रेजिम, यानी कि पुराने शासनकाल में। उस समय जो फ्रांस लुइस के समय में फ्रांस किंग लुइस के समय में फ्रांस जो था उस समय ओल्ड रेजिम में चला था। वहाँ पे क्या था, फ्यूडल सिस्टम ऑफ सोसाइटी। फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे ज़्यादातर रॉयल मेंबर्स, जमींदार, किंग्स जो होते हैं उनके पास ज़मीनें ज़्यादा होती हैं और वो हायर करते हैं टेनेंट्स और लेबरर्स। और टेनेंट्स होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, लेबरर्स, उनको हायर करते हैं अपनी ज़मीन पे खेती करने के लिए और उसके बदले में वो उनको कुछ पैसे देते हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम ऑफ सोसाइटी थी जहाँ पे जो मालिक थे वो मालिक ही थे और नौकर ही रह रहे थे। दैट इज फ्यूडल सिस्टम ऑफ सोसाइटी। तो वो सोसाइटी हमारे 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट दैट इज कॉल्ड द क्लर्जी, नोबल, फादर्स एंड प्रीस्ट। क्लर्जी, फादर, प्रीस्ट, ये जो होते थे ये सब चर्च से रिलेटेड करते थे। ये सब भी लोग चर्च को रिलेट करते थे, किसी गिरजाघर के चर्च, पादरी वगैरह जितने भी होते थे, ये सब क्लर्जी स्टेट के होते थे। इनको एक अधिकार था, इनको अधिकार ये था कि ये जो इनका जन्म अधिकार था, जो क्लर्जी, फादर और प्रीस्ट, अगर इनके फैमिली में जन्म होता था तो इनको पूरी तरह से टैक्स अदा करने का छूट, मतलब टैक्स अदा नहीं करने का छूट था। मतलब दे आर नॉट एबल टू गिव टैक्सेस विच वॉज लिवाइड बाय द किंग। मतलब कि इनको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा जो किंग ने लगाया है, पहला। सेकंड स्टेट आते हैं नोबल्स, रॉयल्टीज, रॉयल मेंबर्स ऑफ द किंग फैमिलीज एंड रॉयल फैमिलीज। सेकंड स्टेट में आते थे वो नोबल्स जो रॉयल फैमिली से जुड़े होते थे, राजा होते थे, राजा के उनके रिश्तेदार होते थे, बहन भाई भतीजे जितने होते थे रॉयल्टीज, रॉयल मेंबर्स के, वो सभी लोग सेकंड स्टेट में आते थे। उनको भी कर मुक्त कर दिया गया था कि उनको भी किसी भी तरह का कर नहीं देना था। फ्रांस में पॉपुलेशन अगर 100 थी तो 90% पॉपुलेशन आती थी थर्ड स्टेट में। और थर्ड स्टेट क्या थे, ये थे बिग बिजनेसमैन, स्मॉल फार्मर्स, बिग फार्मर्स, आर्टिशंस, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एम्प्लॉयज, जो इन क्या कहते हैं अथॉरिटीज के एम्प्लॉयज होते थे, एम्प्लॉयज, ये सभी को टैक्स पे करने थे, इनको टैक्स पे करना जरूरी था। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे इन लोगों को फायदा होता था, दे हैव एंजॉयड द प्रिविलेजेस, इनको हर तरह की छूट मिलती थी। और दे हैव फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डू नॉट हैव टू गिव टैक्सेस बाय बर्थ, इनको हर तरह की छूट थी और जन्म से ही इनको अधिकार था कि ये कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। और थर्ड स्टेट आर लायबल एंड एबल टू पे टैक्सेस,
थे ये अक्सर 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन का होता था, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है ये थर्ड स्टेट वालों ने जो प्रोडक्शन किया वो अपने हिस्से का 1/10वां हिस्सा देते थे, यानी चर्च को देते थे। और ये टैक्सेस इंपोज किए जाते थे फर्स्ट स्टेट के द्वारा, यानी कि चर्च के पादरी और फादर्स के द्वारा ये टैक्स इंपोज किए जाते थे और ये टैक्स डायरेक्टली ये लोग रिसीव करते थे। किससे? थर्ड स्टेट से। दूसरा जो टैक्स इंपोज था वो था टेल। टेल क्या था? पे डायरेक्टली टू स्टेट। बाकी जो टैक्सेस टेल में आते थे वो सभी के सभी स्टेट यानी कि राजा अपने अधिकार में लेता था और थर्ड स्टेट को डायरेक्टली मतलब कि अपने राजा को जमा करना पड़ता था, उनके राजकोष में जमा करना पड़ता था। इस तरह से कई तरह के ये दो प्रकार के टैक्सेस उस समय इंपोज किए जाते थे। सो स्टूडेंट्स वी आर एंड अभी हम लोग पार्ट 1 में इतना जा रहे हैं। पार्ट 2 के सेशन के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी अपलोड होगा। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कुछ भी है तो कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछिएगा। यहाँ पे आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और हम 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए यहाँ से हट रहे हैं। आप लोग इसके नोट्स को कॉपी कर लीजिए। हो सके तो अपने कैमरे से एक स्नैपशॉट मार लीजिए। ओके, थैंक यू। और